अर्न वैल्यू मैनेजमेंट भी कहा जाता है, अर्न वैल्यू मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। अर्न वैल्यू ही इसको क्यों कहा जाता है, ये अभी चल के हम देखेंगे कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लेके चल रहे हैं, जिसमें से जो अर्न वैल्यू का कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी की बेस के ऊपर हम अपने स्केड्यूल की प्रिडिक्शन करेंगे, हम अपने कॉस्ट की प्रिडिक्शन करेंगे, और उसी की बेस के ऊपर हम अपने स्केड्यूल को या कॉस्ट को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और बेसिकली अर्न वैल्यू एनालिसिस का मेन मकसद क्या होता है? इसका मेन मकसद ये होता है कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर को एक पिक्चर दिखा देता है कि आप अपने प्रोजेक्ट में किस स्टेटस पे खड़े हैं। यानी कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है और 10 माह का प्रोजेक्ट है, और आप जो है वो सेकेंड मंथ में देखना चाह रहे हैं कि आपके प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, कितने परसेंट काम आपने कंप्लीट कर लिया है, कितने परसेंट काम आपका रह गया है, जो बाकी काम है वो टाइम पे आप कंप्लीट कर सकेंगे, बाकी जो काम है वो कॉस्ट में आप कंप्लीट कर सकेंगे या नहीं, ये सारा मेथड आपको इस चीज़ का, अगर आपको याद हो तो पिछले से पिछले लेक्चर में भी मैंने ये डिस्कस किया था कि अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो विद इन कॉस्ट कंप्लीट नहीं होते। उसके मुख्तलिफ अनवा का भी हमने जिक्र किया था, उसके मुख्तलिफ वजूहात का जिक्र खैर किया था, और उसमें से हमने एक उसका अहम जो रीज़न है वो ये है कि हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो कॉस्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज से वेल वेयर नहीं होते। इन आसान लफ्जों में वो फिनांस से और अकाउंट से वेल वेयर नहीं होते, बल्कि बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स को तो इन टर्म्स का भी नहीं पता होता कि प्रॉफिट क्या है, मार्जिन क्या है, रेवेन्यू क्या है, डिस्काउंट क्या है, डिप्रिसिएशन कितनी हो रही है। क्योंकि आप लोगों से भी जब मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपने अकाउंटेंट से रिलेटेड कोई कोर्स पढ़ा है, तो आपने कहा नहीं। इस वजह से एक तो हम 100% प्रॉपरली कॉस्ट मैनेजमेंट कर नहीं पाते, दूसरा रीज़न ये होता है कि हम जब भी कोई भी प्रोजेक्ट हमारे पास आता है, उसकी कास्ट की एस्टिमेशन करते हैं, तो हम उसमें रियलिस्टिक किस्म की एस्टिमेशन नहीं करते। हम बहुत कम पैसों में बिलीव कर लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट हो जाएगा, लेकिन लेटर स्टेजेस पे हमें चल कर पता चलता है कि ऐसा मुमकिन नहीं था, और ना ही अब ऐसा मुमकिन है। इस वजह से हमें फिर और कॉस्ट जो है वो दरकार होती है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे पास कुछ कंटीजेंसी रिजर्व्स होते हैं, कुछ मैनेजमेंट रिजर्व्स होते हैं। उसको हमने बड़ा डिटेल देखा था कि जो कंटीजेंसी रिजर्व्स होते हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर होते हैं डायरेक्टली, और जो मैनेजमेंट रिजर्व्स होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट के अंडर होते हैं। जब प्रोजेक्ट मैनेजर को वहाँ से पैसा दरकार होता है, तो वो टॉप मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करता है और उसको पैसे एलोकेट किए जाते हैं। और कॉन्टीजेंसी रिजर्व नॉन अननोन रिस्क के लिए होता है, यानी ऐसे रिस्क जिसका हमें अंदाज़ा हो, और हम फिर उसके लिए कोई ना कोई प्लान बी बना लेते हैं कि इस रिस्क को हम कैसे कैटर करेंगे। लेकिन अननोन अननोन रिस्क ऐसे रिस्क होते हैं जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। जैसे कि आज से 2-2.5 साल पहले किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि कोविड जैसी कोई चीज़ आ जाएगी, और MS टीम पे हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे कि हमारे सारे के सारे लेक्चर्स ऑनलाइन हुआ करेंगे। तो ये बड़ा अचानक से हमारे लिए एक प्रॉब्लम आया, फिर लोगों को ट्रेन करना था, बच्चों को ट्रेन करना था, फैकल्टी को ट्रेन करना था। शुरू में हमें बहुत प्रॉब्लम्स आते थे। आप लोग भी उस फेज से गुजरे होंगे कि बिल्कुल शुरू में हम MS टीम का इस्तेमाल करते थे, तो टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी दोनों एंड के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ हम सीख के, तो ये अब जो प्रॉब्लम था ये अननोन अननोन था, और इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए हम जो है वो फिर मैनेजमेंट रिजर्व रखते हैं। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर इस मैनेजमेंट रिजर्व कंटीजेंसी रिजर्व से वाकिफ नहीं है, या जिनको इस चीज़ का दराक है कि ये हमारे लिए मिसाइल आ सकते हैं, लेकिन वो अपना स्केड्यूल और अपने जो कॉस्ट है उसको रियलिस्टिक नहीं बनाते, तो भी इनको प्रॉब्लम आता है। तो इन सूरत हाल में हमारे लिए ये अर्न वैल्यू एनालिसिस जो है वो बहुत अहम हो जाता है। ओके, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल को लेके साथ चलेंगे, और इसमें हम एक एग्जांपल को लेके साथ चलेंगे ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाए। एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया जिसको हमने बनाना है, और उसमें मेनली जो है वो दो काम हमने करने हैं। एक काम जो सॉफ्टवेयर का है वो फ्रंट एंड बनाना है, और इस एक उसका बैक एंड बनाना है। यानी आसान लफ्ज़ों में
हमारे पास दो टास्क हो गए। एक टास्क हमारे पास हो गया कि हमने डेटाबेस बनाना है, उसका सेटअप डेटाबेस करना है यानी बैकएंड, और एक जिसको हम अपनी टर्म्स में फ्रंट एंड कहते हैं यानी कि एप्लीकेशन बिल्ड करनी है। तो अब हमने अपने प्रोजेक्ट को 2 टास्क में डिवाइड कर लिया, और उन एक को आईडी दे दी 100, एक को 200। आप कुछ भी आईडी दे सकते हैं, 1 2 4 5 6 7 11 12, कुछ भी, वट एवर, जो भी आपके सिस्टम में अवेलेबल आईडी आप दे सकते हैं। हमने अपनी आसानी के लिए इनको आईडी 100 और 200 दे दी, यानी कि जो हमारा एक टास्क है सेटअप डेटाबेस, उसकी आईडी 100 है, और जो हमारा टास्क है बिल्ड एप्लीकेशन, उसकी आईडी 200 है। अब हम सपोज करते हैं कि हमारा जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है, उससे हमें कहा कि आप मुझे रिपोर्ट दो कि आपने अभी कितना काम कर लिया है, क्या कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अर्न वैल्यू हमें क्या बताएगा, हमें स्केड्यूल का स्टेटस बताएगा, हमें बजट का स्टेटस बताएगा, और हमें ये बताएगा कि जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो हमारे स्केड्यूल का क्या स्टेटस होगा, और हमारे प्रोजेक्ट का जो सॉरी बजट है उसका स्टेटस क्या होगा। अब चूंकि ये एग्जाम्पल है आपके लिए लेके हम चल रहे हैं, तो हम अपनी आसानी के लिए हम जितनी भी इसकी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे वो हम एक टेबलर फॉर्म में ऐड करते जाएंगे। जैसे कि अभी हमने अपनी आसानी के लिए एक टेबल बना लिया, फिलहाल हमने उसके 2 कॉलम रखे। एक कॉलम में हमने जो हमारे टास्क हैं, 2 टास्क थे, उनकी आईडीज को डिफाइन कर लिया, और दूसरे कॉलम में हमने उनके नाम को डिफाइन कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त अपनी स्लाइड नंबर 32 में कि टास्क सेटअप डेटाबेस जो है इसकी आईडी, और जो टास्क बिल्ड एप्लीकेशन है इसकी आईडी 200 है। ओके, इसके इंट्रोडक्शन में एक्चुअली ये है कि ये जो अभी मैं आपको टास्क परफॉर्म करवा रहा हूँ, तो इससे पहले कुछ स्लाइड्स होती हैं जिसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देते हैं, लेकिन वो टाइम का ज़्या है, उनमें उस इंट्रोडक्शन में वही सारी चीज़ें जो अब एग्जांपल में हमने सॉल्व करानी है। तो वक्त को मद्देनज़र रखते हुए मैं डायरेक्टली उन चीज़ों पे आ जाता हूँ। तो बहरहाल हमने जब भी प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं अर्न वैल्यू के लिए, एनालिसिस के लिए, तो हमने 4 चीज़ों को देखना होता है। सबसे पहले ये कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टास्क में डिवाइड हुआ होना चाहिए, तो जो कि हमने कर लिया। अपने प्रोजेक्ट को हमने बता दिया कि मेनली इसके 2 टास्क हैं, एक टास्क की आईडी 100 है और एक टास्क की आईडी 200 है। उसके बाद हर टास्क की कोई स्टार्टिंग डेट होगी, कोई ना कोई एंडिंग डेट होगी। आपको पता है कि प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में मेन फर्क यही है कि जो प्रोजेक्ट होता है उसकी स्टार्टिंग डेट होती है, उसकी एंडिंग डेट होती है। जब हम उसको डिकम्पोज करके टास्क में कोई स्टार्टिंग डेट होती है, कोई एंडिंग डेट होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने टेबल में अब हर जो हमारे पास टास्क है उसकी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट लिखनी है। इसी तरह हमने पढ़ा था कि हर एक्टिविटी के अगेंस्ट हम बजट फाइंड करते हैं, उसके डिफरेंट तरीके हमने देखे थे। पैरामेट्रिक एस्टिमेशन कर सकते हैं, उसके अलावा हम एनालजी कर सकते हैं, उसके अलावा हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं, एक्सपर्ट का ओपिनियन हम ले सकते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास तरीका थे जिससे हम अपनी टास्क को या अपने प्रोजेक्ट को डिफरेंट एक्टिविटीज में डीकम्पोज करते हैं और हर एक्टिविटी के अगेंस्ट जो है वो बजट को फाइंड करते हैं। तो अब हमने जो हमारे पास इस केस में 2 ही एक्टिविटी रखी है सिंप्लिसिटी के लिए, तो जो 2 हमारी एक्टिविटीज हैं उनका हम बजट जो है असाइन करेंगे। और फिर हम सपोज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो हमारा चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है, उसको कोई रिपोर्ट पेश करना चाहता है, या सीईओ को कोई रिपोर्ट पेश करना चाहता है, कोई सीईओ को रिपोर्ट पेश करना चाहता है। अब अगर तो हमने प्रोजेक्ट को स्टार्ट ही नहीं किया हुआ तो क्या रिपोर्ट आप पेश करेंगे। मैं अगर आपने एक यूनिवर्सिटी में एमएस में एडमिशन लिया सपोज, और अभी आपका सेमेस्टर ही स्टार्ट नहीं हुआ, आपका कोई रिजल्ट ही नहीं आया, तो आपसे कोई पूछे आपका सीजीपीए क्या है, तो आपका क्या जवाब होगा। आपका कुछ जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आपका कोई एग्जाम ही नहीं हुआ, आपका कोई सीजीपीए आया ही नहीं है, तो आप कैसे बता सकते हैं। इसी तरह अगर आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है, फाइनल सीजीपीए आपको मिल चुका हुआ है, तो अब आपका कोई सीजीए भी पूछे आपको गाइड करने के लिए कि नहीं बेटा तुम यूं करना सीजीपीए इंक्रीज होगा, तो आप उसको कहेंगे कि सर मुझे तो कोई फायदा ही नहीं है, मैं तो अपना कोर्स कंप्लीट कर चुका हूं, मैं तो अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुका हूं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जब रनिंग आप स्टेज में हैं, कुछ काम आपने परफॉर्म कर लिए, कुछ सेमेस्टर आपने पढ़ लिए, उसमें कुछ सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए, कुछ सीजीपीए आ चुका हुआ है सेमेस्टर्स का, तो फिर आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह हम ये सपोज करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इस एग्जांपल में किसी स्टार्टिंग पॉइंट से गुजर चुका हुआ है, और अब वो किसी मखसूस टाइम पीरियड के ऊपर गुजर रहा है,
ताकि हम एस्टिमेट लगा सकें कि हमारी चीज़ें ठीक चल रही हैं या नहीं चल रही। ठीक है, तो ये देखें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस एग्जांपल में हम जितनी भी नई नई चीज़ें हैं, जो भी चीज़ हम आइडेंटिफाई करेंगे उसको एक इस टेबल में नया कॉलम बनाएंगे और उसमें ऐड कर देंगे। तो अभी हमने फाइंड किया था कि प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हुए हमें टास्क का पता होना चाहिए, उनकी आईडीज का पता होना चाहिए, उनकी स्टार्टिंग डेट का पता होना चाहिए, एंडिंग डेट का पता होना चाहिए, उसके ऊपर बजट कितना आ रहा है वो पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें अब हमने आईडी और नेम तो पहले से दे दिए थे। अब हमने 3 नए कॉलम ऐड किए, एक हमने स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट का और एक बजट का। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं स्लाइड नंबर 34 आपके सामने है, इसमें जो हमारे पास आईडी 100 है, सेटअप डेटाबेस, इसकी स्टार्टिंग डेट सपोज करें 1 मार्च है और एंडिंग डेट जो है वो 10 मार्च है, और इसके लिए जो हमें बजट एलोकेट हुआ है वो $10,000 एलोकेट हुआ है। इसके बरक्स जो हमारे पास एप्लीकेशन जिसकी आईडी 200 है, जो कि आपका फ्रंट एंड है, जो कि बिल्ड एप्लीकेशन है, वो 7 मार्च को स्टार्ट होगा और 20 मार्च को ख़त्म होगा, और उसके लिए जो हमें बजट मिल रहा हुआ है वो 15,000 है। तो अब हमने टोटल बजट हमें कितना मिला हुआ जी, दोनों को ऐड किया, हमें पता है 25,000, और एक्चुअल में तो हमें तो टोटल बजट मिला हुआ था ना 25,000, तो हम इसको डिवाइड कर रहे थे अपनी एक्टिविटीज़ पे। तो अब हम ये ज्यूम करते हैं कि आज आप सपोज कर लें कि 3 मार्च है और ये प्रोजेक्ट जो है वो 1 मार्च से स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो अब हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हम इस वक्त किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं। आया हम फ़ायदे में हैं, हम नुकसान में हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, आया हम फ़ायदे में हैं या नुकसान में हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेसिकली हम कॉस्ट मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं, तो हम कॉस्ट को मज़े नज़र रखते हुए स्केड्यूल को भी लेके चलेंगे। बेटा यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताएं, तो उसके बाद जो असल कंसेप्चुअल चीज़ें हैं उसकी तरफ हम चलते हैं। माइक अपने जो है वो रेडी रखिएगा, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। हाँ जी वलीद उमर, आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर, अभी तक कोई इशू नहीं। ओके, फारूक, फारूक इधर गायब हो गया। इधर ही हूँ सर, इधर ही हूँ। कोई इशू तो नहीं है अभी तक? ओके, अब हम असल कंसेप्ट की तरफ आते हैं। तो जब भी हमने अर्न वैल्यू एनालिसिस करना होता है तो इसमें हम 5 स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। 4 स्टेप्स टेक्निकली हैं, और जब आप 4 स्टेप्स परफॉर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका 5वां स्टेप जो है वो खुद ब खुद परफॉर्म होना शुरू हो जाता है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपने क्या परफॉर्म करना है, गैदर वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। आपने इंफॉर्मेशन अपने काम के मुतालिक, और वर्क परफॉर्मेंस क्या है, हमने पहले भी बहुत दफ़ा इसका जिक्र किया है कि वर्क परफॉर्मेंस से हमारी मुराद ये होती है कि जो काम हम कर चुके हों, जो काम हम कर रहे हों, उसके काम की बेस के ऊपर उसको बुनियाद रखते हुए आप अंदाजा लगाते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। तो इसमें हमें 4 चीज़ों को मालूम करना है। नंबर 1 बजट एट कंप्लीशन, नंबर 2 प्लान वैल्यू, नंबर 3 अर्न वैल्यू, एंड नंबर 4 एक्चुअल कॉस्ट। यही 4 चीज़ें बाकी स्टेप 2, 3 और 4 में हमें हेल्प करेंगी। इन्हीं को हम कैलकुलेट करेंगे, इन्हीं में डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो स्टेप 2, 3 और 4 परफॉर्म हो जाएंगे। एनीवे, स्टेप 2 में हमने क्या करना है, हमने अपने प्रोजेक्ट का स्केड्यूल स्टेटस को डिटरमिन करना, और उसमें हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी है, एक स्केड्यूल वेरिएंस और एक स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। उसके बाद हमारा स्टेप 3 जो है उसमें हमने कॉस्ट स्टेटस को डिटरमिन करना है। तो जैसे स्केड्यूल स्टेटस को आपने डिटरमिन करते हुए स्केड्यूल वेरिएंस फाइंड किया था, कॉस्ट वेरिएंस फाइंड करेंगे, और जैसे स्केड्यूल स्टेटस को डिटरमिन करते हुए आपने स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स फाइंड किया था, तो इसमें आप कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स को फाइंड करें, एस्टिमेट एच। और नंबर 5 पे जो आपने स्टेप परफॉर्म करना है वो आपने रिपोर्टिंग कर, और जब आप ये टेबुलर फॉर्म में हम चीज़ें बनाते जा रहे हैं, सारी चीज़ें फाइंड आउट करते जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी।
ये स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप की एक्टिविटी है कि जब आप बाकी चीज़ों को, बाकी इसके 4 स्टेप्स को परफॉर्म करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी रिपोर्टिंग भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये अब जो स्लाइड आपके सामने है इसमें एक ग्राफ बना हुआ है और जिसमें आपको बताया गया है कि ये एक एक्चुअल कॉस्ट है, एक प्लान वैल्यू है और एक अर्न वैल्यू है। ये शायद अभी आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो इसके बारे में परेशान ना हो। अभी हम बजटेड कंप्लीशन को, जो कि बहुत ही आसान सी टर्म है, वो तो बिल्कुल ही आसान सी टर्म है, एक्चुअल में प्लान वैल्यू, अर्न वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट को हम अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद आपके लिए ये जो एक ग्राफ है इसको समझना बहुत। तो अब हमारे पास इस वक्त जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उसके मुताबिक हमने बजटेड कंप्लीशन फाइंड करना था। भाई अगर मैंने आपको ये कहा है कि मैं आपको 25,000 रुपये दे रहा हूँ और आपने ये टास्क परफॉर्म करने हैं और 20 मार्च को आपने कंप्लीट करना है, तो मेरी तरफ से जो बजट एट कंप्लीशन है वो यही है कि आपका 25,000 दिए जा रहे हैं और 25,000 ही जो है वो आपका टोटल बजट होगा और इसी पे आपने अपने प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें बजट दिया गया है और जो बजट एट कंप्लीशन है वो सेम चीज़ है। तो हमने आखिर में कॉलम ऐड कर दिया। अगर आप इस स्लाइड पे जाएं, स्लाइड नंबर 34 थी गालबन जी, तो हमने सिर्फ इसको टर्म बजट दी थी। तो बजटेड कंप्लीशन भी तो वही चीज हुई ना, जो अभी मैं आपको बजट दे रहा हूं तो मैं आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना कि आप उसी में कंप्लीट करें। तो ये हमारी बिलीविंग है, ये हमारा इत्मीनान है, ईमान है कि जी हमें कॉस्ट दी जाए और हमने खत्म करना है। आल तो जरूरी नहीं है कि आप उस पर खत्म, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप उसी पे खत्म करें, क्योंकि बहुत दफा ऐसी तो नहीं हम कह रहे ना कि बहुत सारे प्रोजेक्ट टाइम पे या कॉस्ट के मुताबिक कंप्लीट नहीं होते। लेकिन फिलहाल अगर आपने शुरू से ही में रख लिया कि भाई मैंने तो इसको कंप्लीट करना ही नहीं है टाइम पे या कॉस्ट पे, फिर तो बात ही बहुत गलत हो जाती है। तो शुरू में तो आपका यही तकाद है कि आप इसको इंशाल्लाह ताला $25,000 में कंप्लीट कर लेंगे। सो हमने ये सपोज कर लिया कि बजट एट कंप्लीशन विल बी 25,000। ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन है? है तो पूछ लो यार, बार बार कह रहा हूँ। कोई भी मसला हो पूछ सकते हो, ठीक है, शर्माना घबराना बिल्कुल, जिसने की शर्म उसके फूटे भरम। तो फिर जो है ना वो ये होगा कि समझ में नहीं आएगी। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं प्लान वैल्यू की। इसके नाम से हमें पता चल जाता है कि दो लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है, एक प्लान और एक वैल्यू। वैल्यू से मुराद कोई ना कोई हमारे पास फिगर है और प्लान से मुराद वो वाली फिगर जो हमने प्लानिंग की हुई है हमारी प्लानिंग के मुताबिक। अगर आप इसको डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स में देखेंगे, डिफरेंट बुक्स में पढ़ेंगे तो इसको मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। इसको बजट कॉस्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल भी कहा जाता है, BCWS, और इसको PV भी कहा जाता है। बहरहाल हम इसको PV ही कंसीडर करते हैं कि ये एक आसान टर्म भी है। प्लान वैल्यूज इसको बड़ी आसानी से एब्रीवेट किया जा सकता है। और इसके अलावा ये है कि ज़्यादातर आर्टिकल्स में, चैप्टर्स में, बुक चैप्टर्स में इसको PV के नाम से ही याद किया गया। ओके, अब हम आ जाते हैं कि PV होता क्या। PV is the authorized time phase budget assigned to a completion of work। यानी कि ये हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो जितना हमें है और जो हमारे पास बजट अवेलेबल है उसके मुताबिक हमारा इतना खर्चा हुआ होना चाहिए। एक मखसूस टाइम की बात कर रहे हैं ना, जैसे कि हमने सपोज कर लिया कि हमारा प्रोजेक्ट 1 मार्च से स्टार्ट हुआ है और आज 3 मार्च है। ठीक है, तो इस 3 मार्च के ऊपर जो है ना हम अब प्लान वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो प्लान परसेंट कंप्लीट इज 30% बेस्ड ऑन स्टार्ट एंड एंड डेट। आपकी जो सेटअप डेटा बेस थी 1 मार्च से जो स्टार्ट हुई थी और जिसने ख़त्म होना था 10 मार्च को, तो हम इसका अंदाज़ा लगाते हैं, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारी प्लानिंग ये है कि पहले दिन में 10% हो, सेकेंड डे में 20% हो जाएगा, ऑन द थर्ड डे इट विल बी 30%, ऑन द फोर्थ इट विल बी 40, ऑन द फिफ्थ इट विल बी 50 एंड सो ऑन टिल टू 10th
of the March, our whole percentage will be completed to 100. So our task will be completed. So मेरी पोजीशन ये है कि आप 3 मार्च है अगर आज काम कंप्लीट होगा। ये वही मिसाल है जो मैं अक्सर और बेशतर आपको समझाने के लिए देता हूँ कि सपोज करें अगर आपने 10 दिनों में 10 चैप्टर तैयार करने हैं और 11वें दिन आपका एग्जाम है, तो इसका मतलब ये है कि आपने इक्वल वेटेज है आपके चैप्टर्स की। हो सकता है किसी के 5-6 पेजेस ज़्यादा हों, किसी के 5-6 पेजेस कम हों, लेकिन कंसेप्चुअल बेसिस के ऊपर आपने इक्वल वेट दिया हुआ है और आपने सपोज किया है कि मैं एक दिन में एक चैप्टर करूँगा। तो मैं आज ये सपोज करता हूँ कि अगर 3 दिन हुए हैं तो बीइंग ए टीचर कि आप मुझे आज ये कहेंगे कि सर हमने 3 चैप्टर यानी 30% हमने काम कर लिया, तो अब हमने जो हमारी प्लानिंग है उसके मुताबिक, जो हमारी पोजीशन उसके मुताबिक ये है कि 30% काम आज के दिन हो जाना चाहिए था। इस 30% को हम अपने टोटल बजट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि जो टास्क यानी कि बजट एट कंप्लीशन। तो टास्क 100 जो हमारा है उसको हमने सपोज किया कि हमने 30% कर लिया होगा और इसका जो बजट एट कंप्लीशन है वो 10,000 है। जब हमने 30 को % को मल्टीप्लाई किया 10,000 के साथ तो हमारे पास आंसर सिंपल सा आ जाता है $3,000। चूंकि टास्क 2 जो है या टास्क 200 जो है उसे स्टार्ट होना है मार्च से, और चूंकि आज तो 3 मार्च हमने सपोज किया हुआ है, सो 3 मार्च को इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड टास्क अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा। सो उसकी पीवी क्या होगी, 0 मल्टीप्लाई 25,000, तो आंसर आपके पास 0 आता है, जो कि आसान लफ्जों में मैं पता भी है कि हमने चूंकि अभी काम स्टार्ट ही नहीं किया तो इसलिए हमारा जो उसकी वैल्यू हम जो है पीवी की वैल्यू को ऐड कर, अभी तक हमने आईडी लिखी हुई थी टास्क की, उनके नाम दिए हुए थे, उनकी स्टार्टिंग डेट दी हुई थी, उनकी एंड डेट दी हुई थी और बजट एट कंप्लीशन दिया था। आप पहले कैलकुलेट करके रिजल्ट की है वो पीवी, जो कि टास्क 100 के लिए 3000 है और टास्क 200 के लिए 0 है, और जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3000। ओके, अब हम चलते हैं आगे जी अर्न वैल्यू पे। ये बड़ी अहम है क्योंकि इसी की बेस के ऊपर देखें ना, इस एग्जांपल का नाम भी क्या है, अर्न वैल्यू एग्जांपल। इस एनालिसिस का क्या नाम है, अर्न वैल्यू एनालिसिस, और सिस्टम का क्या नाम है, अर्न वैल्यू मैनेजमेंट सिस्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है और बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसको नहीं से तो पूछ ले बेटा मेरे से। ओके, अर्न वैल्यू को भी मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, जिसमें से इसका एक नाम BCWP भी है, बजट कॉस्ट ऑफ वर्क, और द EV इज द मेजर ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड एट स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, expressed in terms of the approved budget authorized for that work। और आसान लफ्जों में, it is the amount that the project is actually complete up to the status point। यानी कि वो अभी तक हमने प्लान वैल्यू की बात की है कि ये मैं ये सपोज कर रहा हूं कि आपने मुझे ये कहा कि सर 10 दिन में हम 10 चैप्टर तैयार कर लेंगे, तो मेरी पोजीशन ये है कि आज 3 मार्च है, 1 मार्च से स्टार्ट किया है, तो हर दिन में एक एक चैप्टर किया होगा तो 3 दिनों में 3 चैप्टर कर लिए होंगे। ये तो मेरी पोजीशन है, लेकिन एक्चुअली में आपने कितना काम किया, हो सकता है आपने तो 2 चैप्टर तैयार किए हो, आपने 3 चैप्टर तैयार ही नहीं किए। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो एक्चुअल काम आपने परफॉर्म की है, ठीक है, या मैं एक मजदूर को काम पे लगाया और उसको मैंने कहा कि यार तुमने जो है वो 1000 ईंटें जो है वो छत पर पहुंचानी है और मैं तुम्हें इसके 1000 रुपया पर डे दूंगा। तो पहले दिन उसको मैंने 1000 रुपया दे दिया, दूसरे दिन 1000 रुपया दे, और मैंने अपने अकाउंटेंट को कहा यार इसको डेली के ऊपर जो है वो पैसे देते रहना। अब मेरी पोजीशन ये है कि मैं वहां पे मौजूद नहीं हूँ, मेरी पोजीशन ये है कि 3 दिन गुजर गए हैं, तो यार वो डेली काम कर रहा है तो उसको 1000 रुपया भी मिल रहा होगा, और उसने अभी तक जो काम किए 3 दिनों में तो उसको 3000 रुपया मिलना चाहिए, उसको 3000 मिल चुका होगा। लेकिन
हो सकता है कि उसने ना, अब मुझे जाके देखना पड़ेगा कि मैं उसको पैसे कितने दे रहा हूँ, उसने काम कितना किया है। तो मैं देखूंगा कि उसने कितनी ईंट पहुंचाई है। सपोज है कि वो करेगा मैं सिर्फ 2 ईंटें ऊपर पहुंचाएंगे, तो इसका मतलब है कि उसने 3 दिनों में 2 दिनों वाला। इसी तरह इस एग्जाम्पल में हम सपोज कर लेते हैं कि हमने जो अपने टीम मेंबर्स हैं उनसे पूछा, हमने काम की खुद इंस्पेक्शन की, प्रोग्रेस को हमने चेक किया, और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हमारी टीम ने जो पहला टास्क है वो सिर्फ 20% परफॉर्म किया। ठीक है जी। और दूसरा टास्क उन्होंने 10% परफॉर्म किया। यहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और मेरे से पूछते हैं कि सर, जब जो दूसरा टास्क है, जो जाग रहे होते हैं ये क्वेश्चन वही पूछते हैं, आप लोग सो रहे हैं यकीनन, इसलिए आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, वरना ये बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं कि सर जब सेकंड टास्क जो है वो जिसकी आईडी 200 है, जो सेटअप एप्लीकेशन है, उसको तो स्टार्ट 7 मार्च से करना था और हमने तो आज सपोज किया हुआ है 3 मार्च, तो सर आप इसको कैसे कह सकते हैं कि 10% हो गया? तो बेटा ऐसे है कि आप खुद कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, आप इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सपोज करें कि आप जो है वो डेटाबेस बना रहे थे, और डेटाबेस में आपने क्या क्या चीज़ें बनानी होती हैं, आपने टेबल्स क्रिएट करने होते हैं, उन टेबल्स में से फिर आपने प्राइमरी की को फाइंड करना होता है, अगर कोई कंपोजिट प्राइमरी की बनानी पड़े उसको फाइंड करना होता है, फिर आपको फॉरेन की बनानी पड़ती है, फिर आपको सपोज करना पड़ता है कि टेबल में जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल किसी की इनकम है उसको इंटीजर में रखना है या उसको फ्लोट में रखना है, किसी की एज है उसको इंटीजर में रखना है, फ्लोट में रखना है, किसी की हाइट है सपोज करें, तो डिफरेंट चीज़ें जो है वो आप उस पर डिसाइड करते हैं। तो आप सपोज करें 1 मिनट के लिए कि आप फ्रंट एंड पहले बना रहे हैं और डेटाबेस बाद में बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन लेना शुरू की कोई हुई, तो आपने माइंड में कुछ ना कुछ हद तक बना लिया कि बैकएंड पे हमारा जो टेबल होगा उसमें कौन कौन से कॉलम, कौन कौन सी फील्ड्स होंगी, क्योंकि आपने उस वक्त डिसाइड करना है कि जो वैल्यू आप ले रहे हैं वो इधर फ्लोट में आप ले रहे हैं, या जो, क्योंकि आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है ना, या आप उसको इंटीजर में ले रहे हैं, या आप उसको स्ट्रिंग में ले रहे हैं, या आप उसको करेक्टर रे में ले रहे हैं, या खाली करेक्टर में ले रहे हैं। अगर आपने यस के लिए खाली वाई और नो के लिए एन रखा है, करेक्टर में लिए, तो फिर डेटाबेस में भी ये काम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप फ्रंट एंड भी बना रहे होते हैं तो बहुत सारा काम आप डेटाबेस का कर देते हैं। इसी तरह जब आप डेटाबेस बना रहे थे, जब आपने प्राइमरी की, फॉरेन की, देखिए ना, प्राइमरी की का आपने सोचा, प्राइमरी की क्या होती है? कोई बच्चा बताना चाहे? सर आईडी प्राइमरी होती है की कि किस तरह प्राइमरी की, साइट को यूनिक होती है सर। हाँ, यूनिक होती है। वेरी गुड। सर जो यूनिकली प्राइमरी की, आइडेंटिफाई करती है। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। प्राइमरी की से हमारी मुराद ये होती है कि एक ऐसी की जो यूनिक हो, और इसके साथ जो एक बंदे को असाइन हुई हो वो किसी दूसरे को असाइन ना हो सके। मिसाल के तौर पे आपका नेशनल आईडी कार्ड नंबर है, जो आप में से एक बंदे को असाइन है वो दूसरे को असाइन नहीं हो सकता, तो वो हमारी प्राइमरी की है। इसी तरह जो आपका यूनिवर्सिटी का इस वक्त आपको रजिस्ट्रेशन नंबर असाइन हुआ हुआ है, जो एक बच्चे को असाइन है वो दूसरे को नहीं हो सकता। वरना आप देखें हमारी क्लास में हसनैन नाम की 2 बच्चे हैं, अली हसनैन दोनों का नाम है। इसी तरह बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके नाम कॉमन निकल के हमारे पास आ जाते हैं, तो उस सूरत हाल में फिर हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है कि किसको हम प्राइमरी की रखें। तो आईडी कार्ड नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इवन दीज डेज फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, तो भी बड़ी अच्छी हमारी आईडीज प्राइमरी कीज बन सकती हैं। नॉर्मली यूजली वी प्रेफर कि इंटीजर में हमारी जो की हो उसको हम आईडी रखें, तो हमारे लिए प्राइमरी की रखें तो ज़्यादा आसान होता है। एनीवे, तो अब आपने प्राइमरी की भी डिसाइड कर ली, आपने ये डिसाइड कर लिया, इसका मतलब है कि यार जो स्टूडेंट है उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर लाजमी हमें टेबल में पूछनी है, फ्रंट एंड में पूछनी है। तो इनडायरेक्टली आपने कोई ना कोई फ्रंट एंड का काम कर दिया। तो इसलिए हमने सपोज किया कि यार ठीक है कि वो 7 मार्च को स्टार्ट होनी थी, लेकिन हमने जब इंस्पेक्शन अंदाजा लगाया, वाओ ये तो बड़े अच्छे बच्चे तो 10% जो है वो, लेकिन 100 इसकी आइडिया होती है, तो वो हमें अंदाजा हुआ कि आपने सिर्फ 20% काम किया। तो अब हम क्या करेंगे कि 20% को जो जो हम बजट कंप्लीशन टास्क 100 के लिए जो कि 10,000 था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो सिंपल 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000 इक्वल टू $2,000। और इसी तरह टास्क 200 के लिए जो हमने अंदाजा लगाया कि आपने 10% काम किया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। नहीं है सर तो ये वेरी पीवी गुड। और ये का ओके, डिफरेंस सर क्या है? अब हम आ जाते हैं एक्चुअल कॉस्ट। जी बेटा। सर ये पीवी और ईवी सर, इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस सर, वहां पे 30% किया हुआ था, यहाँ पे 20% सर। वो हमने एग्जांपल लिया हुआ था पीवी के, हम इतना करेंगे। देखो, मैं एग्जांपल दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, दोबारा बात समझा देता हूँ। हमने एक मजदूर रखा और उस मजदूर को हमने ये कहा कि यार तुमने ना छत में ईंटें पहुंचा, ठीक है। और जो तुम छत में ईंटें पहुंचाओगे, हम उसके 1,000 ईंटों के एवज तुम्हें 1,000 रुपये अदा करेंगे, ठीक है। अब उसको काम पे लगा के आ गया और मैंने इस पोजीशन यही है कि वो डेली काम करेगा यार, एक दिन में 1,000 ईंटें वो आराम से ऊपर पहुंचा देगा। तो अब मैंने जो प्लानिंग की है उसके मुताबिक उसके पैसे कितने बनते हैं, आप बता दो। 3 दिन में उसके कितने पैसे बनते हैं? 3,000। 3,000 रुपये बनते हैं, वेरी गुड। लेकिन सपोज करो कि उस जब मैं आया तीसरे दिन, मैंने ईंटें काउंट करवाई तो मुझे पता चला यार ये तो उसके तो मतलब काउंट कराना कौन सा मुश्किल काम है। नीचे आके वो रद्दे लगे हुए थे, उसको पता नहीं वो खास लफ्ज कहते हैं, ईंटों को जो लगाते हैं उनके रद्दे से वो बनाते हैं, उनके खास लफ्ज कहते हैं। उससे आपने काउंट कर लिया कि यार ये तो 10 रद्दे थे और 1,000 ईंट का एक एक रद्दा, तो इसने तो सिर्फ 2 रद्दे यहाँ से ऊपर गए हैं। तो इसका मतलब है कि इसने सिर्फ जो 2,000 ईंटें पहुंचाई हैं ऊपर। हमारा तो इसे प्रॉमिस हुआ था कि 1,000 ईंटों के एवज तुम्हें 1,000 रुपया मिलेगा। तो एक्चुअल में अब उसने जो काम किया है तो उसके मुताबिक कितने पैसे उसको मिलने चाहिए? 2,000। वेरी गुड। तो यही फर्क है बेटा मेरा प्लान वैल्यू और एंड वैल्यू में। प्लान वैल्यू से मुराद हमारी है कि जो आपने प्लानिंग की है, जो आपकी पोजीशन है, कि मेरी पोजीशन ये थी कि वो 3 दिन में 3,000 ईंटें ऊपर पहुंचा देगा और मैं उसको पैसे दे दूंगा 3,000 रुपया। लेकिन असल में उसने काम कितना किया? जब मैं इंस्पेक्शन पे आया मैंने चेक किया, हो ये तो निकम्मा आदमी है, इसने तो सिर्फ 2,000 ईंटें ऊपर पहुंचाई हैं। तो उसके पैसे कितने बनते हैं? 2,000 रुपये बनते हैं। अब आई समझ? नहीं आई तो फिर भी बता दो। यस सर, आ गई है ओके सर, दैट्स थैंक यू। ओके दैट्स वेरी गुड। हाँ बेटा, जिसको समझ में ना आए आप पूछ सकते हो, ठीक है। आई बिकम मोर हैप्पी अगर आप पूछें तो। उससे मुझे ये अंदाजा होता है कि आप लोग सुन रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा खुशी होती है। एनीवे, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट से मुराद ये हमारी कि आपका एक्चुअल खर्चा कितना आया है उसके ऊपर, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल ईंटें चेक करने आया और मैंने चेक की और मैंने अकाउंटेंट से पूछा कि यार तुमने इसको कितने पैसे अदा किए? उसने कहा सर मैंने इसको 3,000 रुपये अदा किए हैं, क्योंकि आपने तो ये कहा था कि डेली इसको 1,000 रुपया दे दो। तो हो सकता है हमारी एक्चुअल कॉस्ट 3,000 रुपया ही हो। और ये भी हो सकता है कि मेरा जो अकाउंटेंट है वो बड़ा सियाना था, उसने कहा नहीं सर मैं तो डेली जाके चेक किया, इसने खाली 2,000 ईंटें ऊपर पहुंचाई थी तो मैंने तो इसको खाली 2,000 रुपये दिए। हो सकता है ये भी हो सकता है कि वो ये कि नहीं सर मैंने तो असल में ये था कि पहले दिन इसको पैसे दे दिए थे, इसने कहा था बाकी दिन के मुझे पैसे देना ही ना। तो इसका मतलब है कि एक्चुअल कॉस्ट हमारे अभी कितनी खर्च हुई है 3 दिन के बाद? असल में तो सिर्फ 1,000 रुपये ही खर्च हुए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि मैंने आपसे पूछा यार कि इसने 3 दिन का काम किया है तो इसके कितने पैसे तुमने इसको अदा किए हैं, कितना खर्चा हो चुका है, मेरे मेरे अकाउंट से कितने पैसे खर्च हो चुके हैं? तो मेरे अकाउंटेंट ने बताया सर कि 3,000 रुपये मैंने इसको दे दिया। ये भी एक पोजीशन हो सकती है, मैं डिफरेंट पोजीशंस आपको बता रहा हूँ कि सर मजदूर को तो मैंने 3,000 रुपये दिया। हुआ ये सर कि ये ईंटें ऊपर पहुंचा रहा था, इसका सीढ़ी से पाँव फिसला, ये उठाया नीचे ज़मीन पे बचा और सर इसका सर भी फट गया। और जिसकी वजह से मैं इसको डॉक्टर के लेके गया और डॉक्टर के जो 300 रुपये मैंने डॉक्टर को फी अदा की। उसके बाद दवाइयों की जो मैंने 500 रुपये अदा किए। फिर डॉक्टर ने इसको कहा था इसको दूध शूध पिलाए, मैंने 200 रुपये वो भी खर्चा किया। तो फिर खर्चा कितना हो गया हमारा? खर्चा तो मेरा ऐसा ही है ना। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? आ रही है कि नहीं आ रही बता दो यार। आ रही है यस सर। फारूक, वदूद, इब्राहिम। यस सर। ओके, तो एक्चुअल खर्चे से हमारी मुराद ये होती है कि हमारा
टोटल खर्चा अभी कितना हुआ, ठीक है। इसको हम कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म कहते हैं, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ काम। ये हमने कितना काम किया। देखो प्लान वैल्यू तो हमारी मुराद ये थी कि जो हमने प्लानिंग की हुई थी, अर्न वैल्यू से मुराद ये थी कि जितना आपने काम किया था उसके मुताबिक, और एक्चुअल कॉस्ट से मुराद है कि जितना तुम असल में पैसा खर्च कर चुके हो, ठीक है। अभी तक जितना काम किया उसके ऊपर जितना पैसा भी खर्च कर चुके हो। After reviewing our time and expense software, compiling any miscellaneous expenses, we determined that actual cost of the first task is 4,500 and the second task is 2,000. अभी जरूरी नहीं है 4,500 ही हो सकता है आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उस पर आपने सिर्फ 2,000 रुपये खर्च किया हो, 1,000 रुपये खर्च किया हो। तो मजदूर की एग्जांपल को सामने रखते हुए मैंने आपको मुख्तलिफ और मिसालें बना के दी ताकि आपको ये अंदाजा हो कि ये एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए, और इसमें मुख्तलिफ हम चाह रहे थे कि फार्मूले अप्लाई कर सकें। इस वजह से हमने इस पोजीशन कर ली कि फर्स्ट टास्क के ऊपर हमारा खर्चा जो है वो असल में $4,500 का आया, और सेकंड टास्क के ऊपर हमारा खर्चा जो असल में आया है वो $2,000 का आया, ठीक है। तो इस वक्त हमारा टोटल खर्चा जो है वो कितना हो गया, एक्चुअल का $6500 यानी $6,500। सो दिस is the end of information gathering phase. At this point, the project manager transition from gathering information to calculating project status. अब तक हमने प्लान वैल्यू को फाइंड किया, जो हमने अंदाजा लगाया कि जो हमारी प्लानिंग होती है हम उसकी बात कर रहे हैं, और अर्न वैल्यू से मुराद ये कि एक्चुअल में हमने कितना काम किया, और एसी से मुराद हमारी कि असल में हम कितना पैसा खर्च कर चुके हैं। प्लान वैल्यू को मैंने जैसे मजदूरों वाली की ये हमारी प्लान वैल्यू थी, और हमने 1,000 रुपये पर डे उसको देना था 1,000 ईंटों के एवज। तो हमने हमारी प्लान वैल्यू ये थी कि उसने इतना परसेंट काम कर लिया होगा, और उसके मुताबिक हमने, जबकि एक्चुअल में हमने पता चला कि नहीं उसने सिर्फ 2,000 ईंटें ऊपर पहुंचाएंगे, तो उसके मुताबिक जो है उसको सिर्फ 2,000 रुपये मिलने चाहिए थे। लेकिन एक्चुअल कास्ट हमारी ये हुई कि हमें पता चला कि वो गरीब जो है वो सीढ़ियों से गिर गया था, उसका सर फट गया था, 1,000 रुपया हमारा ऊपर खर्चा आ गया था, और उसके अलावा और भी हमारे कुछ वो पानी हमने लगाना था ईंटों को, हमें अंदाजा नहीं था, जो हमने ट्रॉली मंगवाई पानी के लिए, जो है वो टैंकर मंगवाया 500 का, वो भी आया। तो टोटल खर्चा हमारा वो कुल मिला मिलू के 4,500 तक पहुंच गया। उस मिसाल को भी अगर मैं समझाऊं तो मैं ऐसे बता सकता हूँ, लेकिन इसी मिसाल को अब हम लेके चलते हैं। होप सो आपको अब ये समझ में आ चुकी होगी कि प्लान वैल्यू में अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाए। हमारी प्लानिंग वैल्यू होती है, वैल्यू जो एक्चुअल में हमने काम किया है उसके एवज कितना खर्चा होना चाहिए, और एक्चुअल कॉस्ट में बट यहाँ चीज समझ सकते हैं। ओके, अब हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज खत्म होने की बुनियाद के ऊपर हम अपना स्केड्यूल स्टेटस भी डिटरमिन कर लेंगे, और इसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर जो है हम अपना कॉस्ट को भी डिटरमिन कर लेंगे। बेटा एक सेकंड होल्ड रखिएगा, किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके जी, अब हमने स्केड्यूल स्टेटस को डिटरमिन करना है, और हमने इसमें अंदाज़ा लगाया था पहले कि इसमें हमने दो चीज़ों को फाइंड करना होता है, एक स्केड्यूल वेरिएंस को और एक स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स को। In order to determine the project status as it relates to schedule, we will calculate two variables from the initial four we gather from the project data. तो अभी जो हमने प्रोजेक्ट डेटा गैदर किया है उसमें से 4 वेरिएबल हमने फाइंड किए थे। बजट एट कंप्लीशन को फाइंड किया था, उसके अलावा हमने दूसरा जो है
प्लान वैल्यू को फाइंड किया था, तीसरा हमने अर्न वैल्यू को फाइंड किया था, और चौथा हमने एक्चुअल कॉस्ट को फाइंड किया था। तो इसमें से हम दो का इस्तेमाल करते हुए स्केड्यूल वेरिएंस को भी फाइंड कर लेंगे और स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स को भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ओके, बहुत आसान सा फॉर्मूला है और मुश्किल नहीं है, बड़ी जल्दी से याद हो जाता है। और ओके, सबसे पहले हमने स्केड्यूल वेरिएंस को फाइंड करना है। स्केड्यूल वेरिएंस बेसिकली आपको वेरिएशन बताता है, यानी ये बताता है आपको कि आप अपने टास्क जो लेके चल रहे हैं, जिसके लिए स्केड्यूल असाइन हुआ है, उससे कितना आगे हैं या उससे पीछे हैं, या एग्जैक्टली आप अपने टास्क के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन प्लीज कीप इन माइंड कि ये हम सारी चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं किसकी बेस के ऊपर, कॉस्ट की बेस के ऊपर। यानी कि कॉस्ट को हम मद्देनजर रखते हुए ये अंदाजा लगाते हैं कि हम स्केड्यूल के प्रोस्पेक्टिव में अहेड हैं या बिहाइंड हैं या ऑन स्केड्यूल है। तो इसका फॉर्मूला बड़ा आसान सा है कि आपने ईवी में से पीवी को माइनस करना है, अर्न वैल्यू में से प्लान वैल्यू को माइनस करना है। अगर आप अर्न वैल्यू में से प्लान वैल्यू को माइनस करें और आपका रिजल्ट नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने स्केड्यूल से पीछे हैं। अगर आपका एसवी जो है वो 0 आ जाए, तो आप अपने स्केड्यूल के ऊपर एग्जैक्टली काम कर रहे हैं, उसके बिल्कुल मुताबिक आप चल रहे हैं। और अगर एसवी आपका पॉजिटिव आ जाए तो बल्ले बल्ले, इसका मतलब ये है कि आप अपने स्केड्यूल से अहेड चल रहे हैं। ठीक है, ओके, फॉर एग्जांपल किसी सिनेरियो में एसवी जो -500 आ गई, अब चूंकि नेगेटिव आ गया है तो इसका मतलब है कि हम अपने स्केड्यूल से पीछे चल रहे हैं। अगर सपोज करें कि आपकी $0 आ जाती है एसवी, तो इसका मतलब है कि राइट ऑन द स्केड्यूल है। और अगर आपकी एसवी जो $500 आ जाती है सपोज करें, तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि पॉजिटिव साइन को हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। किसी के साथ कोई साइन ना हो तो इसका मतलब होता है उस फिगर के साथ पॉजिटिव का साइन है, तो इसका मतलब है कि हम अहेड ऑफ स्केड्यूल है, जो कि बड़ी अच्छी चीज है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव इज अ गुड थिंग। ठीक है, अब जो है वो हम अपनी स्केड्यूल वेरिएंस को फाइंड करेंगे। तो हमने बताया कि इसका फार्मूला बहुत आसान सा फार्मूला है कि ईवी में से पीवी को माइनस कर देना है। ठीक है, अब पहले टास्क के लिए हमारी ईवी जो है वो 2000 है और जो हमारी इसमें पीवी है वो 3000 है। तो 2000 में से आप 3000 को माइनस करें तो -1000 आ गया। और दूसरा टास्क जो है वो उसकी हमारी जो ईवी वो 1500 है, अर्न वैल्यू, क्योंकि वो हमने अंदाजा लगाया था, उसने कुछ ना कुछ काम कर लिया था, 10% काम कर लिया था, 10% को 15,000 से माइनस किया था, तो ईवी हमारे पास 1500 आ गया था, जबकि पीवी हमारी 0 थी। क्यों? क्योंकि पीवी से तो मुराद प्लान वैल्यू थी। तो चूंकि वो इसने 7 मार्च को स्टार्ट करना था, हमने प्लानिंग इसकी की नहीं थी, वो तो इत्तफाकन हमने इस पे काम कर लिया, तो हमारी अर्न वैल्यू आ गई, तो पीवी हमारी जो इसके लिए 0 थी। तो अब जब टास्क 200 के लिए आप स्केड्यूल वेरिएंस को फाइंड करेंगे, तो उसका फॉर्मूला सिंपल सा है कि ईवी में से आपने पीवी को माइनस करना है। ईवी आपके पास जो है वो $1500 है। $1500 में से जब आपने 0 को माइनस किया, तो आपके पास $1500 ही आया पॉजिटिव साइन के साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा टास्क 100 है वो पीछे चल रहा है अपने प्रोजेक्ट, माइनस के साथ आ गया ना, तो अपने स्केड्यूल से पीछे है। जबकि टास्क 200 इसके साथ पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब है कि ये अपने स्केड्यूल से आगे चल रहा है, टास्क 200। और आप देखें भी तो इस एग्जांपल, ये बहुत जबरदस्त एग्जांपल है। इसमें वेरिएशन इतनी इसलिए दी गई कि आपको हर एंगल से चीज समझ में आ जाए। तो अब आप ये देखें कि क्यों इस टास्क को उन्होंने जानबूझ के 7 मार्च को स्टार्ट कराया, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि आपको फौरन खुद समझ में आ जाए कि 7 मार्च को हमने स्टार्ट करना था ना टास्क 200, और बाय चांस हमने इसको थोड़ा सा इसका 10% काम कर लिया, तो हमें खुद से समझ में आ जाती है 1 मिनट में कि यस ऑफ कोर्स हमने इसका काम जो 7 मार्च को स्टार्ट होना था, 3 मार्च को हमने चेक किया तो हमने कुछ ना कुछ इसका काम किया हुआ, तो इसका मतलब हम अहेड जा रहे हैं। तो टास्क 200 है, इसमें आप अहेड है, और टास्क 100 जो है इसमें आप पीछे हैं। तो अब हम माइनस करेंगे दोनों टास्क को एक दूसरे के साथ, ताकि हमें पता चले कि ओवरऑल हमारी सिचुएशन क्या है। तो जब हमने 1500 में से 1000 को माइनस किया, तो हमारे पास आंसर आया 500, जिसे मैं ये अंदाज़ा हुआ कि ओवरऑल हमारी जो स्केड्यूल वेरिएंस है या जो हमारा स्टेटस है स्केड्यूल का, वो पॉजिटिव है कि हम अपने प्रोजेक्ट में अहेड ही चल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे प्रोजेक्ट में कोई भी इशू ये लग नहीं रहा कि ये स्केड्यूल का है। अब हम आ जाते हैं स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स पे। स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है सिमिलर टू है स्केड्यूल वेरिएंस के, और वही फार्मूला ईवी माइनस, आपने पीवी रखा था, अब ईवी को माइनस को चेंज कर दो डिवीजन के साइन से, बस इतनी सी बात है। कितना आसान सा फार्मूला, 1 सेकंड में याद हो जाता है। ईवी डिवाइड
ईवी को डिवाइड कर दो पीवी से, और इट टेल्स यू हाउ फार अहेड आर बिहाइंड स्केड्यूल। देखें जो अभी हमने फाइंड किया था स्केड्यूल वेरिएंस, उससे हमें ये चीज़ पता चल गई थी कि हम अहेड हैं या ऑन स्केड्यूल हैं या बिहाइंड स्केड्यूल हैं। तो फिर हमें एसपीआई की क्या ज़रूरत है भाई? एसपीआई की हमें इसलिए ज़रूरत है कि हमें ये एग्जैक्टली बताएगा कि बजट की टर्म में हम एक्चुअल में कितना आगे हैं और कितना पीछे हैं, या एग्जैक्टली हम ऑन द स्केड्यूल हैं। और ये बेसिकली आपके टास्क की एफिशिएंसी बताएगा। अभी देख लेते हैं। तो इसमें याद रखें कि अगर ये एसपीआई की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए तो आप बिहाइंड स्केड्यूल हैं, अगर 0 आ जाए तो आप ऑन स्केड्यूल हैं, अगर इसकी 1 आ जाए या 1 से ग्रेटर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो अहेड ऑफ स्केड्यूल है। ठीक है। ओके, 0 मीन्स कि द प्रोजेक्ट वर्क हैज नॉट स्टार्टेड। अगर आपके एसपीआई जो है वो बिल्कुल 0 आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रोजेक्ट अभी तक स्टार्ट किया ही नहीं है। अगर 0.5 आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट हैज परफॉर्म हाफ ऑफ द वर्क, कि आपने आधा अपना काम जो है वो परफॉर्म कर लिया है। लेकिन अगर आपकी एसपीआई जो है वो 1 आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि आप ऑन स्केड्यूल हैं। अगर आपकी एसपीआई 2 आती है तो इसका मतलब है कि आपने 2 गुना काम कर लिया है अपने काम से ज्यादा। अगर सपोज करें 3 आती है तो फिर 3% आपने 3 गुना ज्यादा काम कर लिया है। तो जितनी ज्यादा वो आती जाएगी इतना आपके लिए पॉजिटिव है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे केस में एसपीआई है क्या। तो इसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि बहुत आसान है कि आपने ईवी को डिवाइड कर देना पीवी से। तो टास्क 100 के लिए हमारे पास ईवी जो 2000 है, और जो इसका पीवी है वो 3000 है। 2000 को 3000 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.67। चूंकि हमारा जो टास्क 200 है उसमें आल दो हमारे पास ईवी मौजूद है जो कि 1500 है, चूंकि इसकी पीवी वैल्यू 0 थी तो अगर आप 0 से इसको डिवाइड भी करें तो नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आप इसको बेशक कैलकुलेट ना करें। तो इस वक्त हमारे पास जो एस पी आई है वो 0.67 है। तो आप ये बताएं कि इस 67 से आपको क्या समझ में आई है? सर ग्रेटर देन 0 है तो मतलब उसकी ज़्यादा मतलब एफिशिएंट है ज़्यादा। नहीं, 0 का तो मतलब ये है कि वो काम स्टार्ट ही नहीं हुआ। 1 से नीचे है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने स्केड्यूल से पीछे हैं। ये वाली स्लाइड देखें ना, इस स्लाइड को। पॉइंट 5 का मतलब ये है कि हमने आधा काम अपना किया है, और 1 का मतलब है कि हमने पूरा पूरा अपना काम कर लिया है, और 1 से ज्यादा का मतलब है हम अपने काम से भी ज्यादा जा रहे हैं। हम 0.67 पे है ना, 0.5 से ज्यादा है ना, और 0.75 के करीब करीब है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम अपने स्केड्यूल से बहुत पीछे नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा हम अपने स्केड्यूल से पीछे हैं। चलिए सर। मैं बताता हूँ। इट इज इजी टू सी दैट द फर्स्ट टास्क हैज कंप्लीटेड ओनली 2/3 ऑफ द व्हाट इट शुड हैव एट दिस पॉइंट। इट्स एफिशिएंसी इज 2/3 ऑफ द व्हाट was planned, but task 200 did not have any planned value at this point, therefore the SPI is effectively infinity. It can simply be ignored in the rest of analysis. वो क्या बताना चाह रहे हैं? वो ये बता रहे हैं, सपोज करें कि आपने 1 रुपए को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 0 का मतलब ये है कि कोई भी हिस्सा नहीं ना। अगर आप उसका 25% लें, 25 पैसा लें, तो इसका मतलब है कि आपने 25 पैसा खा लिया, मीन्स 25% खा लिया। 50% खा लिया मीन्स उसका दूसरा हिस्सा बन गया। 50 से लेके 75 तक उसका तीसरा हिस्सा बन गया ना 1 रुपए का, और 75 से लेके 1 तक जो है वो चौथा हिस्सा बन गया। हमने इसको आसानी के लिए 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। तो आप 0.67% पे हैं, कि जो आप यानी कि 0 से 25 के बीच में नहीं है, यानी कि पहले हिस्से में नहीं है। आप 25 से लेके 50 के बीच में नहीं है, यानी आप दूसरे हिस्से में भी नहीं है। आप जो 51 से लेके 75 तक चल रहा था हमारा तीसरा हिस्सा, आप उसके बीच में एग्जिस्ट करें 0.67 के। यानी कि आपने अपने काम का 67% काम जो है वो कंप्लीट कर लिया है, जो आपको टास्क दिया गया था पहले टास्क का 67% आपने कंप्लीट किया है। और ये है कि हाफ से ज़्यादा आपने इसका काम जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और टास्क 200 जो है वो आपका उसके ऊपर एप्लीकेबल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसकी जो प्लान वैल्यू थी वो 0 थी।
तो इससे हमें अंदाजा हुआ कि ओवरऑल प्रोजेक्ट हमारा जो है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि वो स्केड्यूल के प्रोस्पेक्टिव से, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रहा। अगर तो कॉस्ट का कोई इशू नहीं आएगा आगे चल के, तो फिर सीधा सीधा ये स्केड्यूल का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कॉस्ट का इशू आता है और इससे ज़्यादा आता है, तो फिर इसका मतलब होगा कि ये स्केड्यूल का प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअल में कॉस्ट का प्रॉब्लम है। लेट वी चेक के आगे होता क्या है, ठीक है। अब ये इन्होंने बताया जी कि अब हम जो है वो कॉस्ट स्टेटस को डिटरमिन करेंगे, और कॉस्ट स्टेटस को डिटरमिन करने के लिए अब जो है वो हमारे पास दो तरीके हैं। एक हम कॉस्ट वेरिएंस को फाइंड करके भी बता सकते हैं, और एक कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स को हम फाइंड करके मोर एब्सोल्यूट वैल्यू को बता सकते हैं। अब इसमें ये ग्राफ बनाया गया है, इसका मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। ठीक है जी, होप सो कि ये जो ग्राफ है अब आपके लिए ज़्यादा क्लियर होगा। इस ग्राफ में उन्होंने कॉस्ट वर्सेस टाइम को लिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल के ऊपर जो है वो टाइम दिखाया हुआ है, और वर्टिकल के ऊपर कॉस्ट को बताया हुआ है। एनीवे उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि कॉस्ट लिए कौन सी चीज़ों को आपने फाइंड करना है और टाइम के लिए। तो अगर आप ये देखेंगे स्केड्यूल वेरिएंस के लिए उन्होंने बताया है कि अगर आपने स्केड्यूल वेरिएंस को फाइंड करना है, तो इसमें से आपने दो वेरिएबल लेके चलने हैं। जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग फेज में हमने चार वेरिएबल फाइंड किए, तो उसमें से दो वेरिएबल पीवी और ईवी को लेके चलना है। जबकि कॉस्ट वेरिएंस के लिए जो है वो, जिसको ग्रीन कलर से उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसको आपने दो वेरिएबल्स लेके चलने हैं। एक आपका जो है वो अर्न वैल्यू होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी की बेस पे हम इसको अर्न वैल्यू मेजरमेंट कहते हैं। अब आपको अंदाजा होगा, चाहे कॉस्ट वेरिएंस है चाहे स्केड्यूल वेरिएंस है, अर्न वैल्यू का रोल उसमें मौजूद रहता है। हाँ, अब इसमें प्लान वैल्यू निकल जाएगा, इसकी जगह जो है वो एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। तो इस फॉर्मूलों को याद करना बहुत आसान है। तो इसमें अब हम जो है वो अर्न वैल्यू तो दोनों में कॉमन ही कॉमन है, और इसमें चूंकि कॉस्ट की बात हो रही है तो एक्चुअल कॉस्ट को हम लेके चलेंगे। सो अब हम आ जाते हैं कॉस्ट वेरिएंस के ऊपर। द कॉस्ट वेरिएंस इज द अमाउंट दैट टास्क इज अवर आर अंडर इट्स बजट। तो इससे में अंदाजा होता है कि हम अपने बजट के मुताबिक हैं, या ओवर बजट जा रहे हैं, या हम अंडर बजट जा रहे हैं। सो आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह बाकी जो है इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके चलेंगे, इसको हम जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। बल्कि मेरा ख्याल अभी हमारे पास 5 मिनट हैं, तो हम इसको कॉस्ट वेरिएंस को भी अभी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, कॉस्ट वेरिएंस इज द अमाउंट दैट द टास्क इज ओवर और अंडर इट्स बजट। फार्मूला इसका बड़ा सिंपल सा है। ईवी में से आपने एसी को माइनस करना है। वहाँ अमाउंट वैल्यू में से प्लान वैल्यू को माइनस करते थे जब हम फाइंड करते थे स्केड्यूल वेरिएंस, या हम कॉस्ट वेरिएंस को फाइंड कर रहे हैं तो हम अर्न वैल्यू में से एक्चुअल कॉस्ट को माइनस करेंगे। बिल्कुल उसी की तरह अगर ये नेगेटिव आ जाती है तो ओवर बजट हो गए हैं, अगर जीरो आ जाती है तो ऑन बजट है, पॉजिटिव आ जाती है तो हम अंडर बजट है, कि जो बहुत अच्छा साइन है। ठीक है, और इसका मतलब है कि सीवी और एसवी दोनों में जो पॉजिटिव चीज़ है वो गुड होती है। अब हम फाइंड करते हैं कॉस्ट वेरिएंस टास्क 100 के लिए। तो हमने जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको माइनस करना है हमारी अर्न वैल्यू में से। तो 2000 में से आपने 4500 को माइनस किया, तो आपके पास आंसर आया -2500। ठीक है, माइनस। और अगर आप टास्क 200 के लिए फाइंड करें, तो उसमें से आपने 1500 को माइनस, सॉरी 2000 जो कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट थी टास्क 200 के लिए, उसको आपने सब्ट्रैक्ट किया जो अर्न वैल्यू थी 1500 में से, तो आपके पास आंसर आया -500। इन दोनों को आपने ऐड किया तो आपके पास आंसर आया माइनस माइनस। जब दो ऐड होंगे तो आपको पता है कि वो दोनों के साथ माइनस हो तो एडिशन होती है, और साइन बड़ी फिगर का जो है वो आएगा, तो -3000 आएगा, आ गया हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें साफ नज़र आ रहा है कि ये हमारे बजट का प्रॉब्लम है, स्केड्यूल का नहीं। क्योंकि स्केड्यूल में अगर आप देखें तो जो दो टास्क थे, उसमें से जो दूसरा टास्क है वो ऑलरेडी अहेड था, और पहला टास्क भी कोई इतना पीछे नहीं था, वो 0.67% हमने कंप्लीट कर लिया हुआ था। थोड़ा सा उसके साथ प्रॉब्लम था, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे जो दोनों टास्क हैं वो दोनों ही ओवररन, कास्ट के प्रोस्पेक्टिव में ओवररन हो चुके हुए हैं। दोनों ही टास्क जो हैं वो हमारे नेगेटिव में जा रहे हैं। तो टोटल बजट भी हमारा जो नज़र आ रहा है कि 3000 का, अभी तीसरी तारीख है सिर्फ मार्च की, और 3 मार्च के ऊपर हमें 3000 रुपये की का नुकसान जो है वो हो चुका है, जिसको हम आम लफ्जों में कहते हैं फक्की पड़ना। तो हमें 3000 रुपये की फक्की पड़ गई है। अब हम इसकी सीपीआई को फाइंड करते हैं। जैसे हमने एसपीआई को फाइंड किया था कि उसमें हमने अर्न वैल्यू को डिवाइड कर दिया था प्लान वैल्यू के साथ, और इसी तरह इसमें भी हम अर्न वैल्यू को डिवाइड कर देंगे एक्चुअल कॉस्ट के साथ। तो इसमें भी अगर सीपीआई जो <1 आए तो टास्क इज ओवर बजट है, 0 आए तो टास्क इज नॉट स्टार्टेड है, <1 आए तो टास्क इज अंडर बजट। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हम अपनी सीपीआई को फाइंड करते हैं। टास्क 100 के लिए हमने सीपीआई को फाइंड किया,
तो हमने इसका फॉर्मूला क्या बताया कि ईवी को हमने डिवाइड कर देना एसी से। तो 2000 को आप डिवाइड कर दें 4500 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.44। और इसी तरह अगर आप टास्क 200 के लिए फाइंड करना चाहते हैं तो ईवी को डिवाइड कर दें 2000 से, 1500 को डिवाइड कर दें 2000 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.75। और अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखना आप लोग बेटा कि यहाँ पे आपने एवरेज नहीं लेनी। आई मीन के आपने ये नहीं करना कि टोटल सीपीआई फाइंड करने के लिए कि आपने टास्क 100 की सीपीआई फाइंड की। कैलकुलेटर है इस वक्त किसी के पास? निकालो। हाँ जी, निकाल लिया कैलकुलेटर। नहीं सर, मोबाइल पर है सर। जी, मोबाइल पर ही है सर जिसके पास भी। कैलकुलेटर। हाँ, जिधर भी है यार, ठीक है। 0.44 को ऐड करो 0.75 के साथ। 0.44 को ऐड करो 0.75 में। सर इसको डिवाइड करो 2 से। 0.595। 0.595, हाँ तो देखो। और अब अगर डिवाइड करो 3500 को 6500 से। 0.53 सर। 3536 आ रहा होगा तो वो अप्रोक्सीमेटली 0.54 बन जाता है ना, राउंड ऑफ करके। जी सर। ठीक है। तो ये आपने, मैं ये बता रहा हूँ कि जब सीपीआई को आपने फाइनल करना है तो ये नहीं करना कि जो सीपीआई आपने टास्क 100 के लिए 200 के लिए 10 टास्क थे उन 10 के 10 की ऐड करके तो आप उनको डिवाइड कर दें, क्योंकि वो पॉइंट्स में चल रही होती है तो फिर डिफरेंस आ जाता है। आपने करना क्या है कि जो सीपीआई की में जितने भी टास्क आपके हैं उनकी सबकी अर्न वैल्यूज को ऐड कर लें। जैसे हमने यहाँ पे अर्न वैल्यूज को ऐड किया जो 3500 बने, और फिर हमने जो है वो जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट थी जो कि पहले टास्क के लिए 4500 थी, दूसरे टास्क के लिए 2000 थी, उन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास बने 6500। तो हमने 3500 को डिवाइड किया 6500 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.54। तो अब हमें अंदाजा हो गया the first task has spent more than twice what it should have at this point because CPI is greater than 0.5। ठीक है। तो अगर आप ये देखें तो जो हमारा पहला टास्क है वो 0.44 है, यानी वो 0.5 से भी नीचे है। 0.5 का मतलब ये होता है कि उससे आपने बिलो जा रहे हैं, आपने अपने जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर डबल कॉस्ट जो है वो इन्वेस्ट कर दी हुई है। तो हम तो 0.5 से भी नीचे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमने तो ट्वाइस से भी ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया। ठीक है। और सेकंड टास्क को अगर हम देखें तो वो कितना है, वो 0.75 है। तो उसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। हाफ से डबल तो नहीं हमने पैसे खर्च किए, लेकिन चूंकि इसकी वैल्यू 1 भी नहीं है, इसका मतलब है कि ऑन बजट भी नहीं है। 1 से नीचे कितना 0.25 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि एक हिस्सा हमने ज्यादा अपनी कास्ट का खर्च कर दिए जो कि हमें खर्च नहीं करना चाहिए था। और टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास आंसर 0.54 आ रहा है, जो कि इस बात की निशानी है कि तकरीबन हमने डबल खर्चा कर दिया जो कि अभी तक हमें हमें करना चाहिए चाहिए था। तो इससे अब हमें ये अंदाजा हुआ कि इस वक्त जो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर की उससे हमें ये अंदाजा हुआ कि हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है इस प्रोजेक्ट में, एक्चुअल में कॉस्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, वो स्केड्यूल का प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो अब हमें इसको फिक्स करना है। तो अब हमें ये देखना है कि या तो हम इसको ऐसी सिचुएशन में लेके आए कि ये इसी बजट में कंप्लीट हो जाए, या नया हम बजट बना के उसके मुताबिक इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। और अगर इसी बजट में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं तो हमें कितनी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। तो ये सारी मालूमात इंशाल्लाह फोरकास्टिंग में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें अगर बेटा कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप अभी मेरे से पूछ सकते हैं, मैं मौजूद हूँ। ठीक है। सर हमारी दूसरी क्लास है सर, और उधर क्विज भी होना है, तो सर ठीक हम है, जा सकते जाए जाए, बिल्कुल जाए जाए। हैं? अल्लाह थैंक यू, हाफिज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा।